ओके, सो लेट्स सी कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है इस कोर्स में। और इसका एक दफा ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कल के लेक्चर का। कल हमने पढ़े थे जीरो टू टेंसर्स को। Oh, I forgot to attach my board with my system. तो कल हमने जीरो टू टेंसर्स को पढ़ा था और हमने देखा था कि ये मैप्स होते हैं आउटर प्रोडक्ट्स के रियल नंबर्स पे, और इनके कंपोनेंट्स को हम लोग किस तरह कैलकुलेट करते हैं। हम किसी जीरो टू टेंसर को वेक्टर बेसिस पर अप्लाई करवाते हैं और इनका एक्शन जो भी आता है वो आपको इनके कंपोनेंट्स दे देते हैं। सो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं जिस तरह हम किसी वन फॉर्म के कंपोनेंट्स कैलकुलेट करते हैं। कि हम कोई वन फॉर्म लेते हैं, उसे किसी वेक्टर बेसिस पर अप्लाई करवाते हैं और हम इसके कंपोनेंट्स ले जाते हैं। देन हमने ये भी देखा था कि इसके कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सो डी अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा बार, बीटा बीटा बार, डी अल्फा बीटा। देन हम लोगों ने ये भी डिफाइन किया था कि किसी जीरो टू टेंसर का एक्शन दो वेक्टर्स पर और उनकी उनकी बेसिस का दो वेक्टर्स के ऊपर एक्शन जो है वो दोनों बराबर होते हैं। सो बेसिकली हमने इस चीज को इस तरीके से डिफाइन किया था टी अल्फा बीटा, और हमने इसकी जो बेसिस ली थी वो हमने वन फॉर्म्स का आउटर प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशन के तौर पर ली थी, का लीनियर कॉम्बिनेशन था। और चूंकि वन फॉर्म और ग्रेडियंट वन फॉर्म्स में फर्क नहीं होता जब तक हम कोऑर्डिनेट बेसिस में काम कर रहे होते हैं, तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा हम स्केलर नंबर जनरेट करने के लिए वन फॉर्म्स के आउटर प्रोडक्ट का वेक्टर के ऊपर एक्शन किस तरीके से डिफाइन करते थे, हम इसको भी देख लेते हैं। सो P इंटू वी, पी एक्टेड अपॉन वी, और Q एक्ट कर रहा है W पर, इस तरीके से हमने डिफाइन किया था। क्योंकि यही यही एक एक्शन है जो हमें स्केलर नंबर जनरेट करके देता है। और हमने ये देखा था कि ये आउटर प्रोडक्ट और जो आपके पास जीरो टू टेंसर है सिमेट्रिक नहीं होते, इन जनरल ये सिमेट्रिक नहीं होते। लेकिन एक स्पेशल टाइप ऐसी है मैट्रिक टेंसर्स की जो कि सिमेट्रिक होती है, अ, जिसको हम लोगों ने मैट्रिक टेंसर कहा था। तो मैट्रिक टेंसर्स सिमेट्रिक जीरो टू टेंसर। सो ये चीजें थी जो हमने कल डिस्कस की थी, और आज हम इन्हीं आइडियाज को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। तो लेट्स सी के
सबसे पहले है एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है टेंसर्स का, चूंकि हम टेंसर्स को मैट्रिक्सेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मैट्रिक्सेस की एक प्रॉपर्टी कि उन्हें उनके सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस के कॉम्बिनेशन के तौर पर लिखा जा सकता है। सो आपके पास कोई भी मैट्रिक हो, आप उस मैट्रिक को उसके सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक पार्ट के तौर पर लिख सकते हैं। सो लेट्स सपोज के मैट्रिक एंटी सिमेट्रिक टेंसर। अच्छा, मैट्रिक्सेस के लिए आपको ये चीज पता है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स एम हो, अगर आपके पास इस एम का ट्रांसपोज एम के बराबर आ जाए तो ये सिमेट्रिक होगा, और अगर आपके पास इस एम का ट्रांसपोज इसके माइनस एम के बराबर आ जाए तो ये एंटी सिमेट्रिक होता है। इसी तरीके से आपके पास टेंसर्स में भी ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। सो मसलन कि कोई भी अगर आपके पास 0 2 टेंसर हो, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इफ 0 2 टेंसर इज सिमेट्रिक, यानी कि तो देन इस बात का मतलब ये होगा कि आप इन वेक्टर्स को स्विच भी कर दें तो आंसर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपोनेंट्स फॉर्म में इस बात का मतलब ये होता है कि आप अगर इन इन इंडेक्सेस को शिफ्ट कर दें, स्विच कर दें, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेम चीजें हैं। इस तरह के टेंसर को सिमेट्रिक कहा जाता है। और अगर आपके पास 0 2 टेंसर एंटी सिमेट्रिक है, देन इंडेक्सेस को स्विच करने से या वेक्टर्स को शिफ्ट करने से बाहर एक माइनस का साइन आ जाता है, जिस तरह यहाँ पर वेक्टर्स के केस में आ रहा है। और कंपोनेंट्स की फॉर्म में भी जब हम इनको बीटा और अल्फा करेंगे तो बाहर एक माइनस का साइन लगा देंगे। यहाँ से हम एक प्रॉपर्टी इन्फर कर सकते हैं, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन्फर कर सकते हैं कि एनी 0 2 टेंसर can be written uniquely as the sum of a symmetric and an anti-symmetric tensor। तो कोई भी आपको टेंसर दे दिया जाए, उसको आप यूनिकली एक सिमेट्रिक और एक एंटी सिमेट्रिक टेंसर के सम के तौर पर लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको टी दिया हो तो इसको आप एक सिमेट्रिक और एक एंटी सिमेट्रिक के कॉम्बिनेशन के तौर पर लिखा जा सकता है। आप उसको इस तरह से डीकम्पोज कर सकते हैं, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि डीकम्पोजिशन ऑफ अ टेंसर इनटू इट्स सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक पार्ट्स। हम इसका एक प्रूफ देख लेते हैं। काफी इसका बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, तो इम्पोर्टेंट है कि हम साथ ही इसका एक प्रूफ भी चेक कर लें। मैं प्रूफ में से कुछ स्टेप्स स्किप कर दूंगा, लेकिन बहरहाल आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, हम किसी भी टेंसर को डिफाइन करते हैं टी अल्फा बीटा ओमेगा अल्फा मेगा बीटा। अगर मैं इस टेंसर पे यहाँ पर साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा इस टेंसर पे? देन नेक्स्ट स्टेप में हम करते ये हैं कि हम बेसिकली इसको डबल किया है।
ताकि इसका एक हिस्सा सिमेट्रिक में चला जाए और एक हिस्सा एंटी सिमेट्रिक में चला जाए। अच्छा, इन सारी चीजों को वैसे ही लिखा रहने देते हैं, बल्कि इसके लिए भी मैं कोई और कलर यूज करता हूँ ताकि हमें पता हो गया हमने खुद से एडिशन किया था। और मैं इसमें एक टर्म ऐड भी करता हूँ, उस टर्म को मैं माइनस भी करता हूँ, प्लस टी बीटा अल्फा और टी अल्फा बीटा ओमेगा बीटा क्रॉस मेगा अल्फा माइनस, सेम टर्म को माइनस कर देते हैं। अब इस पे हम लगाते हैं, ऊपर वाली कंडीशंस अप्लाई करेंगे कि अगर इंडिसेस को स्विच करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक दफा हम ये कहेंगे कि इंडिसेस को स्विच करने से फर्क पड़ता है, तो हम इसकी फाइनल फॉर्म इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप इस पे ऊपर वाली कंडीशंस अप्लाई करें और इंडिसेस को स्विच करें और एक दफा ना स्विच करें, और लेट्स देखें कि इसके ऊपर क्या फॉर्म, इसकी क्या फॉर्म बन रही है। सो सो देन आपके पास ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा, t इज इक्वल टू 1/2 t अल्फा बीटा t बीटा अल्फा प्लस 1/2 t अल्फा बीटा माइनस t बीटा अल्फा। ये सारी बात है, इसमें एक दो मैंने स्टेप स्किप कर दिए हैं, तो आपको एक दफा सिंपलीफाई इसको करके देखना होगा। एक दफा चेक भी कर लीजिएगा दरमियान में कोई साइन की मिस्टेक तो नहीं आ रही, या कोई इंडस्ट्रीज की मिस्टेक तो नहीं, बहरहाल वो एक तरीका आपको मैंने शो कर दिया है। सो इससे हो इसी तरीके से सॉल्व होना है, फाइनल रिजल्ट आपके पास ये चीज बन जाएगी। अब इसमें दो टर्म्स आपके पास आ रही हैं, एक ये टर्म है, इसमें आप इंडिसेस को स्विच करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसका सिमेट्रिक पार्ट है, और ये जो पार्ट होगा ये इसका एंटी सिमेट्रिक पार्ट होगा। सो इसके जरिए हम शो कर सकते हैं कि इसके जरिए हमने शो किया कि कोई भी अगर आपके पास टेंसर हो, आप उस टेंसर को उसके सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक पार्ट्स में डिकम्पोज हम कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज, ये ऑपरेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस ऑपरेशन की एक अपनी एक नोटेशन है। सो इसकी अपनी नोटेशन क्या है कि अगर आपके पास हम सिमेट्राइजेशन को, सर ये जो टेंसर है वो 0, 1 या 0, 2 कोई भी हो सकता है, कोई भी टेंसर हो, कोई भी टेंसर हो, उसे आप उसके सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक पार्ट्स में डिकम्पोज कर सकते हैं। लेकिन यूजली हम इस ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं 0, 2 टेंसर के लिए। 0, 1 टेंसर असल में होते कॉलम मैट्रिक्सेस हैं, तो इस वजह से ये कॉलम वेक्टर्स होते हैं, इस वजह से वहां पर इस कॉम्बिनेशन का डिफाइन करने का कोई मतलब समझ में हमें नहीं आता कि वहां पर, क्योंकि उसमें एक ही कॉलम या एक ही रो होती है। सो दैट्स वाई हम इसको यूजली 0, 2 टेंसर्स के लिए डिफाइन करते हैं, बट इन जनरल ये किसी भी रैंक के टेंसर के लिए, किसी भी ऑर्डर के टेंसर के लिए होल्ड करता है। अच्छा, सो सिमेट्राइजेशन का मतलब आप ये लेते हैं कि आप इंडिसेस को स्विच भी करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और एंटी सिमेट्राइजेशन से मुराद हम ये लेते हैं कि इंडिसेस को स्विच करें तो उनके दरमियान एक माइनस का साइन आ जाता है। अब इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम
नोटेशन ये यूज करते हैं कि इसमें यहाँ पर हमने इंडिसेस लिखी हुई हैं और इसी तरह यहाँ पर भी इंडिसेस लिखी हुई हैं। यहाँ पर हम इंडिसेस के गिर्द पैरेंथेसिस डाल देते हैं और यहाँ पर इंडिसेस के गिर्द स्क्वायर ब्रेसेस डाल देते हैं। तो अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिसेस के गिर्द हो तो इसका मतलब है कि इंडिकेट किया हुआ है कि यहाँ पर हम इसका एंटी सिमेट्रिक पार्ट कंसीडर कर रहे हैं। अगर इंडिसेस के गिर्द पैरेंथेसिस हो तो ये बात अंडरस्टूड है कि यहाँ पर हम इसका सिमेट्रिक पार्ट कंसीडर कर रहे हैं। अगर कुछ भी ना लगा हो तो देन फिर ये कॉन्टेक्स्ट आपको खुद बताएगा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक है, कोई मुश्किल इसमें? एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, चलें अब हम ऐसा करते हैं कि अब वापस आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, और जिसे हमने कल भी डिस्कस किया था, आज हम उसे एक्सटेंड करते हैं। मैट्रिक, इसके बहुत सारे नाम हैं। इससे मैट्रिक भी कहा जाता है, और इसे मैट्रिक टेंसर भी कहते हैं, और इसे लाइन एलिमेंट भी कहते हैं। हम दोबारा से इसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर लेते हैं रिवीजन के लिए। तो मैट्रिक आपके पास कोई भी 0 to रैंक का टेंसर होगा, लेकिन सिमेट्रिक होगा। ये इसकी डेफिनेशन है। और इस मैट्रिक के लिए स्पेशली एक सिंबल जी का यूज होता है। बहुत सारी बुक्स में आप देखेंगे कि आमतौर पर 0 to टेंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल सॉरी बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता है। बट ये कॉन्टेक्स्ट से हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, तो मैं इसके लिए आमतौर पर एक रेगुलर टाइप फेस सिंबल यूज कर रहा हूँ। सो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये 0 to 10 है। जहां पर आपको ना समझ आ रही हो वहां पर आप मेरे से पूछ लीजिएगा। सो मैं बहरहाल यहाँ पर बोल्ड लेटर यूज नहीं करूंगा, मैं रेगुलर लेटर यूज कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट में और कंपोनेंट्स में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क सिर्फ ये है कि कंपोनेंट्स में मैंने इंडिसेस लिखी हुई है। सो अब वो आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर मैं टेंसर की बात कर रहा हूँ या किसी वैसे किसी वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, या किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो तो फिर आप पूछ लीजिए। सो हम इसको डिफाइन करते हैं इस तरीके से, जिस तरीके से हम रेगुलर 0 to 10 को डिफाइन करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इसके लिए हमने एक नई नोटेशन इंट्रोड्यूस करवा दी। और दूसरा, हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स भी कल डिस्कस की थी कि यूक्लिडियन स्पेस में, कोई भी यूक्लिडियन स्पेस हो, उसमें आपका जो जी अल्फा बीटा होता है उसको आप असल में डेल्टा अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके कंपोनेंट्स होते हैं 1 1 1। इसी तरीके से अगर आपके पास में इनका उसकी स्पेस हो, सो जी अल्फा बीटा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मिनकाउस्की स्पेस में इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईटा से सर। ईटा से। और इसके डायग्राम्स क्या होंगे? अच्छा, और अगर आपने, हम जिस तरह की यूजुअल वेक्टर नोटेशन में लिखते हैं कि v डॉट w इज इक्वल टू w डॉट v, तो मैं इनको, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं g v। नोटेशन क्या बनेगी इसकी? क्या लिखूंगा मैं आगे? b डॉट w को मैट्रिक के साथ कैसे लिखूंगा? हम्म, क्या लिखूंगा मैं आगे? एनीवन?
हफ्सा। एस कॉमा डब्ल्यू क्या हो गया है? क्या कर रहे हैं आप लोग? बार बार के इस्तेमाल की हुई नोटेशन है और आपको ये भी नहीं समझ आ रहा। तो ये चीज आपके पास इसके बराबर आ गई है। अच्छा, यहाँ पर अब बड़े दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कोई भी आपके पास स्पेस हो तो जो मैट्रिक एलिमेंट होता है, मैट्रिक एलिमेंट का काम लेंथ प्रोवाइड करना है आपको। मैट्रिक टेंसर का काम आपको डिस्टेंस प्रोवाइड करना है। अगर आप मैट्रिक टेंसर को इस्तेमाल करके दो वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो जैसे आपने यहाँ पर काम किया, आपने जो दो वेक्टर्स डिफाइन किए थे, ये चीज़ आपको दो वेक्टर्स के दरमियान लेंथ प्रोवाइड कर रही है। डेफिनेटली ये किसी रियल नंबर के बराबर होगा। और वो जो रियल नंबर है वो आपको क्या दे रहा है? वो रियल नंबर असल में आपको प्रोवाइड कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। सो अच्छा, और इसके अलावा आप यहाँ से कैलकुलेट क्या कर सकते हैं? किसी वेक्टर की नॉर्म या लेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्म या लेंथ से क्या मुराद होती है? अ, अगर आप किसी वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लें तो आपको उस वेक्टर की लेंथ मिल जाती है। तो मसलन अगर आपने वी डॉट वी करना है तो आपको ये चीज़ मिलती है। जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको असल में इस वेक्टर की लेंथ प्रोवाइड करती है। इसको हम नॉर्म भी कहते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई मुश्किल? अच्छा, अब हम इन सारी बातों को इस्तेमाल करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ी हैं कल के लेक्चर में, और अब आज के लेक्चर में हमने जहाँ तक इनको पढ़ा है, और इसकी बेस पर देखते हैं कि ये कैसे हम लेंथ्स वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं या लाइन एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको 12 जनरल रिलेटिविटी में इस तरह के काम करने पड़ सकते हैं। तो मैं आपको तो कोई 3 से 4 एग्जाम्पल्स करवाऊंगा और फिर एक एग्जाम्पल आपको आज की क्विज में करनी होगी। अच्छा, तो पहली एग्जाम्पल हमने करना क्या है कि अज्यूम करें आपके पास कोई 2 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। इस स्पेस के अंदर मैट्रिक कैसे डिफाइन करते हैं कार्टेशियन स्पेस में? अगर आपको ये कहा जाए कि आपने कार्टेशियन स्पेस में मैट्रिक लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आप लोगों ने लिखवाना है मुझे। क्या बनेगा जी? ये डेफिनेशन है इसकी। जी, अब लिखवाएं। जी अल्फा बीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा यूक्लिडियन स्पेस में? नहीं, मैट्रिक की बात कर रहा हूँ, जी अल्फा बीटा। कल से हम लोग इस चीज को कुछ 4 दफा डिस्कस कर चुके हैं कि यूक्लिडियन स्पेस में मैट्रिक क्या होता है, मैट्रिक के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हफ्सा।
सुबह सही, tan for beta और -1 1 1 वो मिन्कोव्स्की स्पेस में होता है, हम यूक्लिडियन स्पेस में है। सर डेल्टा अल्फा बीटा है। डेल्टा अल्फा बीटा। और ये चीज एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास 2 डायमेंशंस हैं, तो लिहाजा अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज होंगी 1 और 2 ही होंगी। मैं आई जे के इसको नहीं लिख रहा हूँ एक बार। और आपको ये भी पता है कि जो अल्फा बीटा होता है ये 0 1 0 0 1 होता है। अगर आप इस मैट्रिक को एवेलुएट करें तो आपके पास ये चीज बनती है। बीटा 2 क्यों दिया है? मतलब आपके पास अल्फा और बीटा दो दो तक रन कर सकते हैं ना, यानी कि वैल्यू अल्फा भी 1 2 हो सकता है, बीटा भी 1 2 हो सकते हैं वैसे, क्योंकि हम 2 डायमेंशन स्पेस में हैं। और इसी तरह इसमें से एक टर्म जो नॉन जीरो टर्म आएगी वो ये बन जाएगी। बाकी मैंने टर्म्स नहीं सर ये लिख। हाँ, ये क्योंकि हम 2 डायमेंशनल स्पेस में है ना, तो डेफिनेटली इससे ज्यादा तो इंडिसेस हम नहीं ले सकते। अगर हम 3 डायमेंशन में होते तो आगे मैं 3 भी लिख देता। अच्छा, यहाँ पर मैंने डेल्टा 1 2 और डेल्टा 2 1 की टर्म्स क्यों नहीं लिखी? यहाँ पर ये चीज भी तो बननी है। हाँ, वो 0 हो जाएंगी। ये आपको कहाँ से पता लगा कि वो 0 हो जाएंगी? हाँ, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर ये वाली टर्म भी 0 आ रही है और ये वाली टर्म भी 0 आ रही है। सो बेसिकली जो क्रॉस टर्म्स हैं वो 0 है, क्योंकि आपका मैट्रिक डायगोनल है। तो आपके पास सिर्फ ये चीज बची। इसको हम दोबारा से सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा 1 1 किसके बराबर है? डेल्टा 1 1 किसके बराबर है? 1 के। और dx1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स नोटेशन में? एक्स कोऑर्डिनेट को। प्लस डेल्टा 2 2 किसके बराबर है? और dx2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाई कोऑर्डिनेट को। सो ये आपने क्या लिखा है, ये जो भी एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ये क्या चीज है? टेंसर है, ये मैट्रिक है किसका? 2D यूक्लिडियन स्पेस विद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन सिस्टम। इस तरीके से आप किसी भी चीज का मैट्रिक लिखते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। किसी भी स्पेस का मैट्रिक लिखने का तरीका ये होता है कि आपको उस स्पेस में उस मैट्रिक के कंपोनेंट्स के बारे में पता हो कि वो कंपोनेंट्स क्या होंगे, और आ, इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है। सो अब अगला काम ये है कि मैट्रिक आपने डिफाइन कर लिया, अब इस मैट्रिक को स्मॉल करके लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाएगी? अब ये एक अब ये भी देख लेते हैं कि हम लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो मुझे यहाँ पर एक डायग्राम कॉपी कर लेते हैं लेक्चर हैंडआउट्स में से। डायग्राम खुद बनाने का मेरा मूड नहीं है। अच्छा, सो एज्यूम करते हैं कि आपके पास एक वेक्टर यहाँ पर v मौजूद है। इस वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होंगे? अगर मतलब इस वेक्टर को आपने मुझे लिखवाना हो, इस वेक्टर को जरा एक्सपेंड करके लिखवाएं।
यहाँ पर आपके पास एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपने एक वेक्टर डिफाइन कर लिया है। इस वेक्टर को कैसे लिखूंगा, इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? हम्म X coordinates का square plus y coordinate का square. वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, स्क्वायर क्यों आएगा? वेक्टर कैसे डिफाइन करते सही हैं? है. A नॉट B. आप वेक्टर ऐसे डिफाइन A करते नॉट B हैं? नॉट वाला. सिर्फ वेक्टर डिफाइन करना है, वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट की किसने बात की है यहाँ पे? सर नहीं, वो जो कंपोनेंट्स हम निकालते हैं वेक्टर्स के, A नॉट E नॉट प्लस A1 हाँ, A1 उसी वाला. तरीके से ये अभी लिखवाएं, इसको करें एक्सपेंड करवाएं इस रिलेशन को। इसका पहला कंपोनेंट क्या है इस वेक्टर का? आपने ये चीज मुझे X. लिखवानी है ना। क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, क्या लिखूंगा मैं? ये वेक्टर है v, और ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा 0 डेल्टा वाई। हाँ जी, लिखवाएं। डेल्टा X हाँ जी। हाँ, या उसको ये एक्स कह लेते हैं, ठीक है। देन प्लस डेल्टा Y E Y. ठीक है, ये आपके पास वेक्टर है। इस वेक्टर की आपने लेंथ कैलकुलेट करनी है। आपको सबसे पहले अगला काम ये है कि आपने वेक्टर को एनालाइज करना है कि आपका वेक्टर क्या है, और इसकी लेंथ से हम क्या मुराद ले रहे हैं? डिस्टेंस बिटवीन ओ पी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस वेक्टर बी। अच्छा, यहाँ पर हमने इसकी बेसिस वेक्टर किस तरीके से डिफाइन करते हैं? कार्टेशियन सिस्टम में अलोंग द एक्सिस, और ये कोऑर्डिनेट बेसिस में हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो मैंने ई एक्स और ई वाई डिफाइन कर दिए इसके। अच्छा, इसकी लेंथ को हम लोग यूजली किस तरह से डिफाइन करते हैं? लेंथ से मुराद होती है, अब मैं यहाँ पर एल स्क्वायर ले रहा हूँ ताकि नेगेटिव के साइन से मुझे डील ना करना पड़े अगर स्क्वायर रूट भी आ जाए तो। इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लेंथ ऐसे ही डिफाइन होती है, लाइन इंटरवल। अच्छा, तो ये जो चीज है मेरे पास, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ v डॉट वी? क्या फिर मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ g इंटू वी डॉट वी? यस सर. अच्छा, अब g यहाँ पर क्या चीज है? मैट्रिक टेंसर. मैट्रिक टेंस है। आपने इसका मैट्रिक टेंस डिफाइन किया हुआ है? इसका, इस स्पेस का मैट्रिक टेंसर वेक्टर का नहीं होता, मैट्रिक टेंसर तो स्पेस का होता है। डिफाइन किया हुआ है आपने? हाँ सर. नहीं किया? सर अभी हमने किया तो है डिफाइन। इसका तो नहीं किया सर वो. ये यूक्लिडियन स्पेस है ना, जी सर ठीक है. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ। ये यूक्लिडियन स्पेस है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ, जी सर ठीक है. तो उसके लिए हमने मैट्रिक डिफाइन किया हुआ है। तो मैट्रिक लिखते हैं यहाँ पर, तो ये आपके पास बन जाएगा ये चीज आ गई। अगला काम क्या होगा हमारे पास? अब इसको सॉल्व करना है हमने। इसको सर सॉल्व, डब्ल्यू की जगह जी आएगा. जी, डब्ल्यू की जगह भी आएगा. और सॉरी भी आएगा। हाँ जी, इसको अब हमने सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब?
जी these factors पे अप्लाई करेंगे सेपरेटली। हाँ, सेपरेटली अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक और काम यहाँ पर करना होगा। यहाँ पर लिनियरिटी की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे पहले हम। तो क्या बनेगी प्रॉपर्टी? ऐसे लिखेंगे, यस सर। इसी तरह ये चीज ऐसे करेंगे। ये हम क्यों कर सकते हैं, ऐसे क्यों कर सकते हैं? कौन सी प्रॉपर्टी हमें बता रही है कि हम ऐसा कर सकते हैं? जी, कौन सी प्रॉपर्टी जो हमें बताती है कि हम ऐसे इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं? क्योंकि ये तो जो बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर तो मैंने टेंसर लिखा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नहीं, नहीं, अगर मेरे पास कोई चीज ऐसे लिखी हो p प्लस क्यू, और यहाँ पर ये किसी वेक्टर के ऊपर अप्लाई हो रही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? लिनियरिटी। लिनियरिटी सर। ये लिनियरिटी है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले लिनियरिटी को डिफाइन करते हैं। अगर यहाँ पर लिनियरिटी डिफाइन ना हो सकती हो तो हम इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते इस इक्वेशन को। सो सो बेसिकली ये लिनियरिटी की वजह से हम ये ऐसे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि dx अल्फा क्रॉस dx अल्फा इज लीनियर। बहरहाल अब हम यहाँ पर इसको अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, तो ये चीज असल में हम कैलकुलेट क्या करें, हम यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं। सो पहला dx अल्फा उठाते हैं, सॉरी dx उठाते हैं और इसको ऐड करवा देते हैं इस वेक्टर पे। उसके बाद हम दूसरा dx उठाते हैं और इसको ऐड करवा देते हैं इस वेक्टर पे, प्लस dy यूज करते हैं और dy को ऐड करवा देते हैं इस वेक्टर पे। देन अगेन dy वन फॉर्म लेते हैं, उसको ऐड करवा देते हैं इस वेक्टर पे। क्लियर? वी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। अब हमें dxv और dyv कैलकुलेट करने हैं। अब ये चीज कैलकुलेट करनी है सबसे पहले। हाँ जी, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आपको लिखना होगा इस वेक्टर को लिखें। वेक्टर आपके पास है डेल्टा एक्स ई एक्स, डेल्टा वाई ई वाई। ये मैं ऐसे क्यों लिख सकता हूँ, मुझे दोबारा बताएं। लिनियरिटी प्रॉपर्टी। लिनियरिटी की वजह से। अच्छा, अगला काम क्या होगा? अब यहाँ पर अगला, स्केलर्स बाहर आ जाएंगे। शाबाश, स्केलर्स बाहर आ जाएंगे। ये चीज किसके बराबर होगी और ये चीज किसके बराबर होगी? याद रखें कि हम लोग कोऑर्डिनेट बेसिस में काम कर रहे हैं, और कोऑर्डिनेट बेसिस में हमने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि dx अल्फा को जब किसी बेसिस पे एक्ट करवाया जाता है तो ये आपको मिलता है अल्फा बीटा। तो अब यहाँ पर ये बेसिकली इसका कंपोनेंट, अब dx को ex पे एक्ट करवा रहे हैं, यहाँ पर क्या आना चाहिए? 1। और यहाँ पर सॉरी 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 हम dx में काम कर रहे हैं। दोनों तरफ। हम हाँ dx आएगा दोनों तरफ। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? अब dx को y पे एक्ट करवा रहे हैं, यानी कि अल्फा और बीटा डिफरेंट है। जीरो। 0, ये डिफरेंट है। ये बेसिकली इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है।
ठीक है, ये बात आई समझ में सबको? ओके, सो आपके पास dx भी क्या आ गया, डेल्टा। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं dx dy v, वो क्या चीज आएगी, वो डेल्टा y के बराबर आएगी। ये आपने कैलकुलेट कर लेना है, इसे पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में। डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा x, डेल्टा x, तो डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिथागोरस थ्योरम जिसको आप यूवी कहते हैं, या इसको आप डिस्टेंस रिलेशन भी कहते हैं। इस रिलेटेड फॉर्मूलाज आपने बहुत सारी जगहों पर इस फॉर्म में पढ़े होंगे। मतलब सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखे मैंने सारे फॉर्मूलाज आपने, इसको बेसिकली फिथागोरस थ्योरम में कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेसिकली ये रिलेशन है, लाइन एलिमेंट का रिलेशन है। या चूंकि मैं डेल्टा एक्स की बात करूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी आपके पास डी स्क्वायर आ रहा है, या जिसको आप ओपी की लेंथ कह रहे हैं, वही बात है। सो जी, ये डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला है, तो असल में आप वो पाइथागोरन थ्योरम में भी एक तरह से डिस्टेंस ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं दो साइड्स का। सो दैट्स व्हाई इट हैज सम सिमिलैरिटी, मतलब कि अगर आप यहाँ पर वही काम करें कि यहाँ पर ड्रॉ कर दें इसके इस तरीके से नॉर्मल्स, और वो एक ट्रायंगल बन जाएगी, और देन उनके पॉइंट से लेने अल्टीमेटली आपको ये चीज मिलेगी। सर मैं यही कह रही थी स्टार्ट में वेक्टर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर हाँ बिल्कुल, वही आना था, लेकिन अब देखे ना, हमने हमने असल में ये देखना था कि वो आता कैसे है। असल में वो इस तरह की कैलकुलेशन करने से आता है। तो जब भी आपके जेहन में आपने कहीं डिस्टेंस फार्मूला देखें तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये बैकग्राउंड पे तो ये सारा काम हुआ होगा यकीनन। इज दैट क्लियर? यस सर। सो दिस इज हाउ के हम इसी तरह से हम फिथागोरस थ्योरम भी ड्राइव कर सकते हैं, बट बिलीव मी फिथागोरस ने इस फार्मूले के जरिए इस तरीके से एक फार्मूला नहीं कैलकुलेट किया था। ये बाद में जब हजरत आइंस्टाइन आए तो उनकी मेहरबानी की वजह से हमें फिजिक्स में इस तरह की चीजें करनी पड़ रही हैं। आइंस्टाइन अमेजिंग। ओके, अच्छा, ये जो लेंथ आपने निकाली एक स्केलर नंबर है, आई एम राइट? स्केलर नंबर्स को कोऑर्डिनेट चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। अब हमने इसी लाइन एलिमेंट को कैलकुलेट करना है, यूक्लिडियन स्पेस लेनी है, सेम वेक्टर होगा, लेकिन अब आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन की जगह पोलर यूज करने हैं। जब आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे तो आपका मैट्रिक एलिमेंट भी तब्दील हो जाएगा और आपके वेक्टर की बेसिस भी तब्दील हो जाएंगी। ठीक है, सो लेट्स सी कि हम इसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे करते हैं। तो टास्क क्या है, डू द सेम इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, इससे पहले अगर आपको हमें उससे पहले हमें ना कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए कि अगर मुझे कार्टेशियन सिस्टम की ग्रिड बनानी हो तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा। मैं बेसिकली ये करूंगा कि मैं यहाँ पर कुछ लाइनें ड्रॉ लगाऊंगा। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ और देन आपको वहीं से समझा देता हूँ।
ओके। सो अच्छा, जब आपको जारी बात है कि किसी भी सिस्टम में काम करते वक्त पहले उसकी ग्रिड डिफाइन करनी पड़ती है, आपको उसकी ग्रिड का पता होना चाहिए ताकि आप उस पे अपने बेसिस वेक्टर्स को बता सकें कि बेसिस वेक्टर्स किस तरीके से पॉइंट हो रहे हैं, उनकी डायरेक्शन क्या हो रही हैं, क्या वो हर पॉइंट के ऊपर तब्दील हो रही हैं या नहीं। सो ये आपके पास एक ग्रिड है। ग्रिड होती क्या है कि जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे होते हैं, आप उन कोऑर्डिनेट्स के लिए कांस्टेंट सर्फेसेस ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब अगर आपके पास ये एक्स और वाई है, तो आप वो जितनी भी सर्फेसेस जो एक्स के पैरेलल होंगी उन सब पे एक्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी। ठीक है। तो हमने यहाँ पर बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर ली जो एक्स के पैरेलल आ रही हैं, ब्लू लाइंस। ये सारी की सारी कांस्टेंट एक्स रखती हैं, मतलब सो इस सो लेट्स से इसको एक्स, चलिए मैं ब्लू से ही लिखता हूँ। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरा ना वन नॉट कभी कभी हैंग हो जाता है। सो इसको मैं x1 कह देता हूँ, इसको मैं x2 कह देता हूँ, इसको मैं x3 कह देता हूँ, इसको मैं x4 कह देता हूँ। क्या x1 की वैल्यू इस पूरी सरफेस के लिए कांस्टेंट नहीं है, इस पूरी सरफेस वन के लिए? इसी तरह x4 की वैल्यू पूरी सरफेस फोर के लिए कांस्टेंट है। जी सर। तो बेसिकली ये जो सरफेसेस हैं ये आपके पास एक्स एक्सिस की लाइंस के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द सरफेसेस ऑफ कांस्टेंट एक्स। इसी तरीके से जो रेड वाली लाइंस हैं, इन सब हर लाइन के लिए क्या वाई की वैल्यू कांस्टेंट है? यस सर। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर किसी भी पॉइंट के ऊपर, अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर बेसिस वेक्टर ड्रॉ करता हूँ एक्स के लिए, उसकी डायरेक्शन राइट की तरफ होगी। मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ उसके लिए भी राइट की तरफ होगा। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ फिर भी राइट पर होगा। मैं जहां मर्जी ड्रॉ कर लूँ वो उसकी डायरेक्शन राइट की तरफ ही होगी। मतलब मैं हर पॉइंट के ऊपर बेसिस वेक्टर्स डिफाइन कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं वाई एक्स पे ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ पर ड्रॉ करूँ, यहाँ पर ड्रॉ करूँ, जहां मर्जी ड्रॉ कर लूँ, वाई एक्सेस पे जो बेसिस वेक्टर हैं सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। ऐसे ही है। जी सर। तो सर जी, बस उनकी वैल्यूज तो चेंज होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड चेंज होगी लेकिन डायरेक्शन तो चेंज नहीं ना होगी। यस सर, डायरेक्शन सेम हाँ, रहेगी। डायरेक्शन तो सेम रहेगी। और मैग्नीट्यूड भी असल में तब्दील नहीं होती क्योंकि इनकी लेंथ तो वन ही है ना। आप बेसिस सर वेक्टर्स को डिफाइन ही जब ऐसे हम कर रहे हैं। ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉ करते हैं तो उसमें मतलब अगर स्टार्ट में एक्स की वैल्यू जीरो है तो फिर वो चेंज होती रहती है। नहीं, अब मसला ये है कि जब चाहे एक्स की आप जाते हैं। जब वेक्टर को लिखते हैं तो आप इस तरीके से लिख रहे होते हैं एक्स आई हैट। अब सिर्फ इस चीज की वैल्यू तब्दील होनी है, इसकी वैल्यू तब्दील नहीं होनी। यस सर। आपके पास कंपोनेंट की वैल्यू चेंज होती है लेकिन ये तो डायरेक्शन शो कर रहा है ना, डायरेक्शन विद यूनिट मैग्नीट्यूड। अगर आप कोऑर्डिनेट बेसिस में हैं, जी अगर आप सर। कोऑर्डिनेट बेसिस में, तो आई हैट का काम है सिर्फ डायरेक्शन शो करना, डायरेक्शनल वेक्टर विद यूनिट मैग्नीट्यूड। आप जिस मर्जी जगह पर चले जाएं कोऑर्डिनेट में, इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा वन ही रहनी है। हाँ, चेंज किस चीज ने होना है? इस चीज ने, जो आपने यहाँ पर इसके साथ एक्स लिखा हुआ है, ये चीज ने तब्दील होना है। इसकी वैल्यू हर पॉइंट पे डिफरेंट है, क्या आप ओरिजिन से कितने फासले पर मौजूद हैं। ठीक है। ओके सर। तो ई एक्स और ई वाई की ई एक्स और ई वाई की डायरेक्शन तब्दील नहीं होती हैं आपके पास। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमें पोलर ग्रिड अब डिफाइन करनी है, मैं इसको डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। चलिए, ये हमने एक पोलर ग्रिड डिफाइन कर ली है। पहले मेरा इरादा था कि मैं ये आपसे लिखवाऊंगा लेकिन बनवाऊंगा, लेकिन बहरहाल अ, इसमें आपको पोलर ग्रिड में आपके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक आर होता है और थीटा होता है। तो आपको कुछ ऐसी सरफेस चाहिए जो कांस्टेंट रेडियस के लिए हो, कुछ ऐसी सरफेस चाहिए जो कांस्टेंट थीटा के लिए हो। सो ये जो एक सरफेस है, ये जो आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं, क्या इस पूरे सर्कल के लिए आर की वैल्यू कांस्टेंट है? कोई भी एक सर्कल ले लें। से मैं यस। इसको सर्कल्स को ना मैं ऐसा करता हूँ कि ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पर।
तो ये सर्कल नंबर 1 ले लें, ये 2 ले लें, ये 3 ले लें, 4 ले लें, 5 6 7। हर सर्कल के ऊपर आर की वैल्यू कांस्टेंट है। यस सर। तो सर्कल जो है वो आपके पास बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं सरफेसेस ऑफ कांस्टेंट आर को, और जो हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं ये क्या है, कांस्टेंट थीटा के लिए। तो ये जो एक लाइन है, इसको मैं कह देता हूँ, लाइन को मैं क्या लिखूं, चले मैं इसको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ये जितनी भी लाइन आ रही है आपके पास, इसको क्या कह सकते हैं, हाँ चले इसको मैं काय कह देता हूँ। अब इस अल्फा के लिए थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, इस पूरी लाइन पे 0 है। इस पूरी लाइन के लिए थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है। अब जहां पर मर्जी ले लें, यहाँ पर ले लें, यहाँ पर ले लें, यहाँ पर ले लें, थीटा ने कांस्टेंट ही रहना है। ऐसे ही है। यस सर। तो इसका मतलब है कि आपके पास एक पोलर ग्रिड मौजूद है। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि जब आपने एक पोलर ग्रिड डिफाइन कर ली, अब हमें डेफिनेटली हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो पता होनी चाहिए कि हाँ चले हम पहले ऐसा करते हैं, इसकी उस तरफ बाद में आते हैं। अब हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि मैट्रिक क्या है। एक मैट्रिक क्या है, और तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हमारे पास, व्हाट इज द मैट्रिक और हाउ डू द कंपोनेंट्स ऑफ मैट्रिक चेंज अंडर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि अब हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन किया, आप कार्टेशियन से चले गए हैं पोलर ग्रिड में, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आपको ये भी देखना होगा कि आपके मैट्रिक के कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहे हैं। क्लियर? यस सर। अच्छा, सो अब हमारे पास अब तक चीजें क्या मौजूद हैं, ये भी देख लेते हैं कि सारा काम करने के लिए हमारे पास क्या मटेरियल मौजूद है। हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस मौजूद हैं। कार्टेशियन से पोलर की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती हैं? x इज इक्वल टू R cos theta and y equals to R sin theta. y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। शाबाश। और आपके पास यहाँ पर बेसिस वेक्टर्स क्या होंगे इस ग्रिड में? ई आर और ई थीटा, ये आपके E बेसिस theta. वेक्टर्स हैं। आपको बेसिस वन फॉर्म्स भी चाहिए होंगी अगर आपने मैट्रिक कैलकुलेट करना है तो, क्योंकि वन फॉर्म्स को आपने एक्ट करवाना है वेक्टर्स पे। तो यहाँ पर बेसिस वन फॉर्म्स क्या होंगी? DR हाँ डी आर, and D ठीक theta है, theta. ठीक है। और आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैसे होती है, मतलब अगर आपने जी अल्फा बार बीटा बार से जाना हो जी अल्फा बीटा में, तो फिर आप क्या करेंगे? आपने पढ़ा हुआ है अल्फा, अल्फा बार, बीटा, Theta theta बीटा bar. बार। अच्छा, ये क्या चीज है? मैट्रिक है कार्टेशियन सिस्टम में। और ये क्या चीज है? मैट्रिक है In polar system. पोलर सिस्टम। तो ये दोनों चीजें क्या हैं? बेसिकली Yes आपके पास कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हैं। लैम्डास रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये मैट्रिक्स क्या काम कर रहे हैं? ये मैट्रिक्स आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने में मदद दे रहे हैं। इनके जरिए आप एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे में जा सकते हैं। क्लियर? yes sir. हमने जहाँ यहाँ पर किसी भी जब फ्रेम्स की बात करें तो क्या हमने कहीं पर बात की है कि ये जो फ्रेम्स आपके पास हैं ये लॉरेंट्स फ्रेम है? क्या हमने कहीं पर बात की है कि ये लॉरेंट्स फ्रेम है? हाँ sir. नहीं। तो असल Tower. में फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। हम एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में
मतलब हम किसी एक लॉरेंस फ्रेम से दूसरे लॉरेंस फ्रेम में नहीं जा रहे, हम यहाँ पर क्या करें, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। सो मैं यहाँ पर एक नई नोटेशन यूज करूंगा और मैं उसको डिफाइन भी कर देता हूँ, द मैट्रिक्स which takes us from one coordinate system to another is called जैकोबियन। आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा क्वांट मैथमेटिकल मेथड्स में? हाँ जी। अच्छा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, चले खैर है, कोई मसला नहीं। सो मैं मतलब इसका भी वही है कि आपको बेसिकली ये अल्फा से अल्फा बार में लेके जा रहे हैं, ठीक है, ये वाला सिस्टम भी आपको, सॉरी आप हाँ अल्फा से अल्फा बार में लेके जा रहे हैं। सो अब मैं इसको एक नया नाम दे रहा हूँ, क्योंकि लैम्डा की नोटेशन हमने लॉरेंट सिस्टम्स के लिए रिजर्व करके रखी हुई है, इसलिए मैं अब इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है लिखने में, हमने सिर्फ एक नाम नोटेशन का तब्दील कर दिया है, जैकोबियन। हम इसको आप इसके लिए लोगों ने मुख्तलिफ नोटेशन भी ड्राइव की रखी हुई हैं, मैं इसको जे से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? okay. सिर्फ उस इक्वेशन में लैम्डा मैट्रिक है या मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स। हाँ सर क्या मैट्रिक्स क्यों नहीं यूज कर रहे? द मैट्रिक आपने यूज किया यहाँ। मैट्रिक कहाँ पर यूज किया है? ओ द मैट्रिक ठीक है, आपने पहले मैट्रिक ही यूज किया था। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स। मैंने कहीं और भी मैट्रिक लिखा हुआ है? जी सर वहाँ पे कहाँ पर? मैट्रिक्स आना था सर, काफी ऊपर स्टार भी लेक्चर के सर, बाद में कर लेंगे, अच्छा, मुझे हाँ याद चलें नहीं है। देख लेंगे, लेकिन वो बार अगर मैंने लैम्डा सही लिखे हैं तो वो मैट्रिक्स है, वो लैम्डा मैट्रिक नहीं है। अच्छा, अब मेरे पास इक्वेशन जो अभी तक मैंने लिखी थी, वो इक्वेशन मेरे पास ये थी, मैं दोबारा से लिख देता हूँ ताकि हम उसको रीराइट कर सकें, कि हमने कहा था कि जी अल्फा बार बीटा बार इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा अल्फा बार, लैम्डा बीटा बीटा बार, और जी अल्फा बीटा। अच्छा, अगर मैं इस, ये तो एक नंबर है, अगर मैं इसको उठा के यहाँ पर ले आऊं, दरमियान में कोई फर्क पड़ेगा? तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा, जब हम इसे लिखते हैं ना मैट्रिक्स नोटेशन में, अब जारी बात है मैं इंडस से मैट्रिक्स में जाना चाह रहा हूँ, तो ये चीज बन जाएगी जी बार, ये बन जाएगा लैम्डा का ट्रांसपोज, ये जी आ जाएगा और ये लैम्डा आ जाएगा, ये इसकी मैट्रिक्स नोटेशन है, ठीक है। तो ये हम इसको इस तरीके से मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, या अगर हम लैम्डा की जगह जे यूज कर रहे हैं तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, जी बार इज इक्वल टू, ट्रांसपोज। हाँ जी, जे ट्रांसपोज जी और जे, क्लियर? और इसमें जी को सेंटर में लिखने से फायदा क्या है? कुछ भी नहीं, ना लिखें, ये बस एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, क्योंकि जी तो एक नंबर है ना, जी तो स्केलर है, अच्छा, इस वजह से हमने उसको दरमियान में लिख दिया, वरना उसके उसका और कोई मकसद नहीं है, ये तो एक स्टैंडर्ड नोटेशन है बस इसकी। अच्छा, असल में जी के अब बेसिकली जी खुद मैंने थोड़ा सा गलत कह दिया, जी खुद तो नंबर नहीं है, लेकिन जी के कंपोनेंट्स हैं वो स्केलर्स हैं, जो जी के कंपोनेंट्स हैं, सो दैट्स वाई वो नंबर्स हैं असल में, और आप उनको जहां मर्जी लिखिए, तो वो असल में मैं जहां पर जी से कह रहा हूँ नंबर है, तो उससे मुराद है कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके पास स्केलर्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दोबारा से मैं एक दफा आपको याद करवा देता हूँ, ये क्या चीज है, मैट्रिक इन पोलर, ये क्या चीज है, मैट्रिक इन कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन। और कार्टेशियन सिस्टम में मैट्रिक किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के,
अगर हम 2D में है तो यह बेसिकली I2/2 के बराबर है 1001। तो आपके पास जी बार इक्वल टू जे ट्रांसपोज जी, जे की जगह आ जाएगा जे ट्रांसपोज आइडेंटिटी और जे। सो आपको पता है कि ये चीज असल में सिर्फ बराबर है जे ट्रांसपोज जे के बराबर। क्लियर? ओके सर। अब अगर हम किसी तरीके से जे कैलकुलेट कर लें जैकोबियन, तो हम मैट्रिक फाइंड कर सकते हैं। ओके सर। अब जैकोबियन, अब जारी बात है कि मैं अब जैकोबियन की डिटेल में नहीं जाऊंगा कि हम जैकोबियन की डेफिनेशन ये आती कहाँ से। बहरहाल मैं सिर्फ आप ये मैं लिख देता हूँ। आप जा रहे हैं आर और एक्स और वाई से आर और थीटा में, तो आप जैकोबियन को ऐसे डिफाइन करते हैं पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल आर, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल थीटा, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल आर, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल थीटा। दोबारा से यहाँ पर मैं इक्वेशन आपको याद करवाने के लिए लिख देता हूँ कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आप ये सारे डेरिवेटिव्स अब ले सकते हैं। जब आप ये सारे डेरिवेटिव्स ले लेंगे तो j की वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस आर साइन थीटा आर कॉस थीटा। ठीक है? यस सर। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर j ट्रांसपोज आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस आर साइन थीटा आर कॉस थीटा। क्लियर? यस सर। ओके। सो आपके पास मैट्रिक था जे ट्रांसपोज जे के बराबर, ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दें। और इसको कर लें आप सिंपलीफाई। इसको सिंपलीफाई करने से आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो बनेगा 1 0 0 r²। ये देखा हुआ है पहले कहीं? यस सर। हाँ, हमने एक ट्यूटोरियल में इसको किया था। अच्छा। सो अब हम क्या करेंगे नाउ, अब हम दोबारा से आ जाते हैं जो हम मैट्रिक्स इस तरीके से डिफाइन करते हैं। मैट्रिक आप डिफाइन करते हैं जी इज इक्वल टू जी, इंडेक्स को हम अल्फा बार कर देते हैं शो करने के लिए कि हम पोलर में काम कर रहे थे। ना भी करें तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। सो अब ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा G11 dx1। अब वन में बार नहीं लगा रहा, आपको पता ही है कि हम बार फ्रेम में काम कर रहे हैं। प्लस G12 प्लस G21 G22। हाँ जी, अब इस मैं स्क्रीन थोड़ी अब मुझे बताएं यहाँ पर पहली टर्म क्या बनेगी। 1 आ जाएगा, ठीक है, ये 1 के बराबर है। डॉट dx1 आपने किसके बराबर लिया पोलर सिस्टम में? पोलर में आपके पास बेसिस क्या थी, डी आर और डी थीटा थी। तो ये जो चीज है ये असल में dx1 है, ये dx2 है। आपने डिफाइन तो ये आपने ये तो आपने शुरू में डिफाइन करनी है ना चीजें। सर। तो अब ये क्या बनेगा, आउटर प्रोडक्ट डी आर। ठीक है, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि G12 0 है। ये वाली टर्म जी सर। 0। ये भी 0 सर। अच्छा, आर स्क्वायर। G22 की जगह आ जाएगा r²। और यहाँ पर डी थीटा और डी थीटा। कोई मुश्किल यहाँ तक?
ये आपके पास क्या बन गया, मैट्रिक। ये कौन सा मैट्रिक है, मैट्रिक ऑफ 2D, हाँ मैट्रिक टेंसर है ऑफ 2D यूक्लिडियन स्पेस इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्लियर। अच्छा, अब आपके पास मैट्रिक आ गया, अब आपने क्या करना है, आपने वेक्टर की लेंथ कैलकुलेट करनी है। मुश्किल मैथमेटिक्स तो नहीं है। सर आज वाली फिर भी इजी है। हाँ आज वाली, हाँ आसान है। हाँ, पता नहीं आसान है या नहीं, बहरहाल। हाँ, अच्छा खैर, अब हम ले लेते हैं दोबारा से जी। कहा कि हमको वेक्टर कैलकुलेट करना है, सर क्या हाँ, करना है? वेक्टर की लेंथ कैलकुलेट करनी जो हमारा मकसद था। कितना है? अब हम पहले वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं ना कि कौन सा वेक्टर है, हम वही वाला वेक्टर ले लेंगे जो हमने पहले लिया था। हम यहीं पर वो वाला वेक्टर दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट्स से के ये, अच्छा मैं ना वेक्टर हाथ से ड्रॉ कर लेता हूँ, तो प्लीज बेयर विद मी जैसा भी बन जाए। सो ये वही वेक्टर है v, और ये पॉइंट p है, ये पॉइंट o है। आपने इस वेक्टर की लेंथ कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने वेक्टर को डिफाइन करना है। आप करवाएं डिफाइन वेक्टर को। अब यहाँ पर आपके पास ओरिजिन पे तो सर 0, P1 E1 और इसके कंपोनेंट्स जारी बात है, हम r और थीटा में, तो इसके कंपोनेंट्स को मैं डेल्टा r और डेल्टा थीटा लिख देता हूँ। हाँ जी, क्या बनेगा वेक्टर, जी R डेल्टा स्टार ई आर, प्लस डेल्टा थीटा ई थीटा। शाबाश। हाँ जी, वेक्टर पता लग गया हमने कैसे डिफाइन किया है। यस सर। तो आपने क्या करना है, इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है इस वेक्टर की। आपने सबसे पहले मैट्रिक डिफाइन किया, अब तक आपने किया क्या, दोबारा से याद करवा देता हूँ। आपने सबसे पहले एक मैट्रिक डिफाइन किया, और मैट्रिक डिफाइन करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ी, आपने नया मैट्रिक कैलकुलेट किया है, वो आपके पास ये बन गया था। उसके बाद आपने उसका आपने मैट्रिक टेंसर निकाल लिया उसका, वो आपके पास फाइनली इस फॉर्म में आ गया था। देन आपने उसी कार्टिजियन, उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर डिफाइन किया, और जो आपके पास ये बन गया। अब आपने इस वेक्टर की लेंथ कैलकुलेट करनी है इस मैट्रिक को इस्तेमाल करते हुए। ओके सर। अच्छा, लेकिन अब इसमें ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है देखने वाली। वो चीज इंटरेस्टिंग देखने वाली ये है कि इसमें, इस ग्रिड में आप ई आर और ई थीटा को कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर लेट्स सपोज कि मेरे पास ये पॉइंट है, मैंने इस पॉइंट के ऊपर ई आर को ड्रॉ करना है, तो मैं कैसे करूंगा। आर क्या चीज होता है, रेडियल वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो। सो ये मेरे पास ई आर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। और जी इसके ऊपर सर। इसके जो अलोंग आ रहा होगा सरफेस के, ये मेरे पास क्या है, ई थीटा है। ई थीटा। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पर आए, अब इस पॉइंट पर ई आर की डायरेक्शन ये है, और यहाँ पर ई थीटा ये है। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर ये ई आर है, ये थीटा है। ये वाला पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें, ये ले लें पॉइंट। यहाँ पर ये आपके पास ई आर है, ये जस्ट। ये आपके पास थीटा है, ऐसे ही है। यस सर। यानी कि आपके पास हर पॉइंट पर ई आर और ई थीटा चेंज हो रहे हैं। सो पोलर ग्रिड्स में या सिलेंड्रिकल ग्रिड्स में ये मसला होता है कि वहां पर आपके पास बेसिस वेक्टर्स की डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर चेंज होती रहती है, जबकि कार्टेशियन में ऐसा नहीं होता। क्लियर। यस सर। अच्छा,
अब हमने वेक्टर की लेंथ कैलकुलेट करनी थी, हमें क्या करना है, हम लेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं, अगेन वही सारा काम, डेल्टा एल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी डॉट वी और इज इक्वल टू जी इंटू वी वेक्टर। चलें जी को भी लिख देते हैं यहाँ पर। अब मैं डिफरेंट कलर्स यूज नहीं कर रहा, आपको पता है सारा कुछ, प्लस आर स्क्वायर डी थीटा क्लियर। अगला काम क्या होगा, लिनियरिटी की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ओके सो इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। आपने अब कैलकुलेट क्या चीज करनी है, अच्छा मैं इसको बल्कि एक और काम करता हूँ, इसको पहले मैं अभी इसको इक्वेशन नंबर 2 अभी नहीं कहता, मैं यहाँ पर एक और चीज लिख लेता हूँ। सो डेल्टा एस स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस आर स्क्वायर डी थीटा वन फॉर्म इंटू वी वेक्टर प्लस डी थीटा वन फॉर्म एक्टेड अपॉन वी वेक्टर, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब अपने असल में कैलकुलेट करना है इस चीज को, एक आपको ये चीज चाहिए और एक आपको ये चीज चाहिए। चलें पहले कैलकुलेट करते हैं डी और वी। हाँ जी ये क्या बनेगा, हम्म प्लस डेल्टा थीटा और स्केलर्स को बाहर निकाल लेते हैं। यस सर, जी सर, जब डी आर ई आर पे एक्ट करेगा तो क्या आएगा, 1। और जब डी आर ई थीटा पे एक्ट करेगा तो क्यों, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट बेसिस में हैं। तो ये चीज डेल्टा आर आ गई। सिमिलरली डी आर जब डी थीटा वी पे एक्ट करेगा तो क्या आएगा, हाँ ये आपने ना, मैंने फिलहाल तो सिमिलरली लिख दिया, लेकिन ये आपने एक दफा लाजमी चेक करना है खुद करके, ये स्टेप्स आपने करने हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए इन चीजों की। इन्हें पुट कर देते इक्वेशन नंबर 2 में। सो डेल्टा एस स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा आर प्लस आर स्क्वायर डेल्टा थीटा। सो डेल्टा एस स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डेल्टा थीटा स्क्वायर। ओके अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अच्छा मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट से पहले ना एक और चीज लिख देता हूँ, फॉर इन्फिनिटेसिमल डिस्टेंस फॉर इन्फिनिटेसिमल इंटरवल्स आप क्या करते हैं, आप dx को, आप डेल्टा एक्स को dx से रिप्लेस कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरवल बहुत स्मॉल हो, तो हम बेसिकली डी एस स्क्वायर को लिख सकते हैं डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर। ये चीज कहीं पढ़ी थी आपने, देखी थी, जी सर, देखी तो हुई है। कहाँ देखी हुई है, एमएमपी में, एमएमपी में। सो ये बेसिकली कार्टेशियन पोलर सिस्टम का लाइन एलिमेंट है, पोलर सिस्टम का डिस्टेंस फार्मूला है ये, क्लियर है। यस सर, जी सर, अच्छा तो अब हम, चूंकि डी एस स्क्वेयर तो एक लाइन एलिमेंट है, स्केलर नंबर है, तो मैं इसको डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई स्क्वेयर लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो कहने का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन से आपके वेक्टर की लेंथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और आपने ये देख लिया कि हम कैसे लाइन एलिमेंट के जरिए कैलकुलेट करते हैं लेंथ, मेट्रिक टेंसर के जरिए लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं।
अच्छा, एक चीज ना, जो एक चीज मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ एज अ शॉर्ट हैंड नोटेशन ना, आपको बहुत सारी किताबों में ना एक चीज मिल जाएगी, और लेक्चर नोट्स में भी जो आप नेट पे देख रहे होंगे। यूजुअली हम मैट्रिक टेंसर को तो ऐसे डिफाइन करते हैं, जी इज इक्वल टू, मैं सिर्फ कार्टेशियन में काम कार्टेशियन की एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे डिफाइन करते हैं। लेकिन बहुत सारी बुक्स में ना इसको, और डेफिनेटली हमने आगे देखा है कि हम इसको सिंपलीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं। यस सर। सो एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि ये इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों सेम, ये 100% सेम चीजें हैं। हमें पता है कि दोनों डिफरेंट तरीके से हमने डिफाइन की हैं, और ये शॉर्ट एंड नोटेशन के तौर पर ना फिजिसिस्ट आमतौर पर ऐसे लिखना ज्यादा पसंद करते हैं इस चीज को। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बैक एंड पे ये काम हो कैसे रहा है, और इसके साथ अगर कोई कॉफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस कॉफिशिएंट्स की वैल्यू क्या है। बट इन प्रैक्टिस दोनों का मतलब सेम है, लेकिन टेक्निकली दोनों थोड़ी सी डिफरेंट चीजें हैं। तो आपको ये जो जिस तरह हमने इसको डेवलप भी किया इस पूरी स्कीम को, तो आपको ये चीज ना मुकम्मल क्लैरिटी के साथ पता होनी चाहिए कि असल में इन दोनों बातों का मतलब क्या है। लेकिन काम के लिए फिलहाल दोनों में कोई फर्क नहीं, आप जिसको मर्जी इस्तेमाल करें। आप डी एक्स फिर प्लस डी वाई स्क्र भी लिख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि ये डी एक्स वन फॉर्म्स के आउटर प्रोडक्ट है। यहाँ तक कोई मुश्किल के। सो अभी तक तो हमने कड़ी की है बहुत ही ना, किसी का माइक ऑन है। या चुनाई आप बाद में कर लीजिएगा, फिलहाल तो माइक ऑफ कर लें। ये है कौन? बारह। अच्छा, बारह। खैर घरों में ऐसा होता रहता है, नो इश्यूज। अच्छा, अभी तक तो हमने की एक बड़ी ना एक सादा सी मिसाल जिसमें सिर्फ लाइन एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं। अब हम थोड़ा सा ना ट्रिकी काम करते हैं, थोड़ा मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम को एडवांस करते हैं, और फिर चेक करते हैं कि हम इसके जरिए सिर्फ दो पॉइंट्स की लेंथ ही नहीं, मतलब स्ट्रेट लाइन की लेंथ ही नहीं, हम किसी भी चीज की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो, जी, सर इसमें हमने जे क्यों नहीं यूज किया? हमने जे यूज किया है, ये देखें, ये किधर गया। हमने मैट्रिक को जे को इस्तेमाल करके लिखा है। कि जो हम ये यूज कर रहे हैं मैट्रिक यहाँ पर, ठीक है सर। ये हमने जे के जरिए ही कैलकुलेट किया है। ठीक है। जी। ओके, अब हमें जो काम करना है वो ये कि एक, इसको मैं यहाँ पे एक लाइन लगा के सेक्शन को वाइंड अप कर देता हूँ। अब हमने कैलकुलेट करनी है लेंथ ऑफ अ कर्व, किसी कर्व की लेंथ कैलकुलेट करनी है। और कर्व से फिलहाल मैं यहाँ पर मुराद ले रहा हूँ क्वार्टर सर्कल। सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे अगेन यूक्लिडियन स्पेस में, और विद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और देन फिर हम इसको ड्रॉ करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और देखेंगे कि इसका जवाब क्या आता है। मैं डायग्राम जरा कॉपी कर लूँ हैंडआउट्स में से, और फिर हम देखते हैं कि आप लोग बाद में हैंडआउट्स को देख लेते हैं ना, मतलब खाली काम वहीं से तो नहीं करते जो मैं स्लाइड्स अपलोड करता हूँ। सर देख लेते हैं। हाँ, क्योंकि हैंडआउट्स मैंने काफी डिटेल से बनाए होते हैं, तो ये स्लाइड्स पे तो मैं सिर्फ बोलता ज्यादा हूँ और लिखता कम हूँ। ओके, ये आपके पास एक क्वार्टर सर्कल है, और मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि
आपने बेसिकली इस क्वार्टर सर्कल की लेंथ कैलकुलेट करनी। लेंथ से मुराद है कि जो कर्व आ रही है ना, इस कर्व का लाइन एलिमेंट क्या होगा, इस कर्व की लेंथ क्या होगी। और मैं डिफाइन कर देता हूँ कि इसका यहाँ तक जो रेडियस आ रहा है वो कैपिटल आर के बराबर है। अब आपने असल में इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। आपको पता है सर्कल के लिए सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो आप फौरन मुझे कहेंगे अच्छा इसकी लेंथ निकालनी और ये क्वार्टर सर्कल है, तो आप ऐसा करें कि इसको 4 से डिवाइड कर दें, ऐसे ही। यस सर। तो ये आ जाएगा πr/2। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि हमने इसको ऐसे नहीं कैलकुलेट करना, हमने इसको कैलकुलेट करना है मैट्रिक आंसर के थ्रू। ठीक है। यस सर। और मैट्रिक आंसर से भी जवाब यही आना चाहिए हमारा, और कार्टेशियन और पोलर दोनों सिस्टम के अंदर जवाब यही आना चाहिए। सो लेट्स सी कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। किसी कर्व को डिस्क्राइब, जी, सिमेट्रिकल। हम सिलेंड्रिकल में आपने क्विज में करना है। ओके। ठीक है, तो आंसर भी यही होगा। वो भी यही होगा। हाँ बिल्कुल यही होगा, क्योंकि ये तो नंबर है ना, πr/2 तो एक नंबर है। यस और सर। नंबर को तो फर्क नहीं पड़ता, आप जिस मर्जी कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करें। ओके। अच्छा, अब आपको, अब ये हमने ना जो पिछले 1-2 हफ्तों में हमने जो चीजें पढ़ी है ना, वन फॉर्म्स वगैरह में, उनको हमें अब यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अब कर्व को डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? टू डिस्क्राइब अ कर्व यू नीड अ पैरामीटर। आपको एक पैरामीटर चाहिए होता है जिसके जरिए आप हर पॉइंट के ऊपर इस कर्व को डिस्क्राइब कर सकें। मतलब आप किसी कर्व को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स अल्फा लैम्डा के थ्रू। ठीक है। अब मैं ये लैम्डा क्या चीज है, पैरामीटर है। तो इस कर्व के लिए मैं इसका पैरामीटर चूज कर लेता हूँ फाई। फाई इज द पैरामीटर ऑफ दिस कर्व। और ये हमने उस दिन हमने लेक्चर में डिस्कशन की थी कि हम ये पैरामीटर कैसे चूज करें, और एक्स अल्फा लैम्डा असल में इसकी वर्ड लाइन है। क्लियर? यस सर। अच्छा, और आपको ये भी याद होगा कर्व्स होती क्या है, मैं वो भी लिख देता हूँ। बेसिकली कर्व्स क्या चीज होती हैं? कर्व्स आपके पास, ये हम पैरामीटर क्यों चूज करते होते हैं, कर्व्स आर मैप्स फ्रॉम रियल लाइन टू स्पेस। किसी रियल लाइन से आपको किसी स्पेस में लेके जाती हैं ये। सो जिसके लिए आपको एक पैरामीटर चाहिए होता है, आप वो पैरामीटर देते हैं, तो स्पेस के अंदर आपको ये कर्व हम एक एक, एक पॉइंट दे देती है। आप कोई पैरामीटर चेंज करते हैं, एक नया पॉइंट आ जाता है। सो अब इस पैरामीटर की बेस पर हम इसकी इक्वेशंस डिफाइन करते हैं, इसकी लेंथ। और ये पैरामीटर असल में चूंकि किसी स्पेस में है, तो ये पैरामीटर इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बता रहा होगा। और सो वो हमने आर्बिट्रेरीली चूज कर लिया, आर कॉस फाई और आर साइन फाई। ठीक है। आर इसकी लेंथ है कर्व की, इसका रेडियस है लाइन, इसका जो रेडियल एलिमेंट है। और चूंकि किसी स्पेस में है, तो उस स्पेस में कैसे इसने चेंज होना है, वो चेंज इस पैरामीटर फाई के थ्रू होनी है। और हमने इसको कॉस और साइन ले लिया, क्योंकि ये बेसिकली एक सर्कल का एक पार्ट है, और सर्कल की जो मोस्ट जनरल इक्वेशंस होती हैं वो कॉस और साइन की टर्म्स में आती हैं, उसका जो सोल्यूशन है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है। सर फाई एंगल है। फाई, हाँ वो तो हमें पता है कि एंगल है यहाँ पर, लेकिन मैं इसको यहाँ पर सिर्फ पैरामीटर का नाम दे रहा हूँ। वैसे तो हमें पता है कि हम फाई को एंगल के तौर पर ही ले रहे हैं, लेकिन जब हम जनरली बात करते हैं तो हम कहेंगे कि फाई एक पैरामीटर है। मतलब जैसे यहाँ पर भी आपने जब आप ये जो इक्वेशंस आपने लिखी थी यहाँ पर, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, वो इस वेक्टर का पैरामीटर है। पैरामीटर क्या होता है कि आप पैरामीटर की वैल्यू तब्दील करें, आपको हर उस स्पेस के अंदर पॉइंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। मतलब आप मुख्तलिफ थीटा, आप यहाँ पर थीटा 10 देंगे तो आपको डिफरेंट एक्स और वाई मिलेंगे, आप थीटा 11 देंगे तो आपको डिफरेंट एक्स और वाई मिलेंगे। कि उस पैरामीटर की हर वैल्यू उस स्पेस के अंदर किसी यूनिक वैल्यू को कॉरेस्पॉन्ड कर रही होती है। ओके सर। सो दैट्स वाई हम उसको इन जनरल पैरामीटर कहते हैं, कि जो आपकी कर्व को डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब करवा रहा है।
डिफाइन भी नहीं, डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि टू डिस्क्राइब अ कर्व, आपको एक पैरामीटर चाहिए। डिस्क्राइब से क्या मुराद है, क्या पैरामीटर तब्दील करें, आपको उसकी वर्ड लाइन का एक पॉइंट मिल जाए, और वो इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे तो आपको एक कर्व मिल जाएगी। ठीक है, अब आपने एक पैरामीटर डिफाइन कर लिया, तो इस पैरामीटर की कोई रेंज भी होगी, मतलब हम इसमें आर्बिट्रेरी वैल्यूज तो नहीं दे सकते हैं। तो इसकी जो रेंज है वो हम ले लेते हैं 0 to π/2, फाइव की जो रेंज होती है, तो 0 to π/2, क्लोज ब्रैकेट्स का मतलब है कि बोथ पॉइंट्स इंक्लूडेड, जीरो भी इंक्लूड है इसकी रेंज में और π/2 भी। क्लियर? अच्छा, अब आपको याद होगा कि जब हम इस तरीके से कोई कर्व डिफाइन करते हैं तो इसकी हर पॉइंट के ऊपर हमें डायरेक्शन चाहिए होती है, हमें चाहिए ना कि हर पॉइंट के ऊपर इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, और डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कैलकुलेट करते हैं, आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। एग्जैक्टली तो आपको असल में, सो ये आपके पास इसका आर था, आपको यहाँ पर टेंजेंट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, और वो टेंजेंट्स आपको बताएंगे कि हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है। जैसे यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये है। सो ये आपके पास टेंजेंट वेक्टर्स हैं या टेंजेंट्स हैं। सो आपको टेंजेंट वेक्टर्स यहाँ पर डिफाइन करने होंगे, और हमने टेंजेंट वेक्टर्स को डिफाइन किया हुआ है कि कैसे करते हैं, हमने देखा था लेक्चर्स में। सो टी आपके पास टेंजेंट वेक्टर्स हैं, और टेंजेंट वेक्टर्स को आप डिफाइन करते हैं डी एक्स अल्फा ओवर डी लैम्डा से। यही डेफिनेशन थी हमारे टेंजेंट वेक्टर्स की। और यहाँ पर आपको पता है कि आपका पैरामीटर है फाई, और आपके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, तो ये आपके आगे टेंजेंट वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अच्छा अब एक्स और वाई आपने जो लिखा था उनको भी लिख लेते हैं। सो डी ओवर डी फाई, आपने एक्स आपका वेक्टर है आर कॉस फाई, और ये है आपके पास वेक्टर आर साइन फाई। इनका ले लें, डेरिवेटिव्स ले लें इनके फाई के लिहाज से, तो टी बन जाएगा आपके पास माइनस आर साइन फाई। क्लियर? या आपने टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट कर लिया है। अब अगर आपके जहन में पुराना पिछला लेक्चर मौजूद हो तो आपको याद होगा कि इस टेंजेंट वेक्टर के साथ एक वेक्टर एसोसिएट होता है जो इसकी लेंथ आपको प्रोवाइड करता है। मतलब ये तो टेंजेंट वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसकी अब लेंथ भी आपने कैलकुलेट करनी है, और वो जो लेंथ होती है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, या इसके साथ हम क्या करेंगे, हम इस टेंजेंट वेक्टर के साथ एक और वेक्टर एसोसिएट कर देंगे, और वो जो वेक्टर होगा वो आपको इसकी लेंथ प्रोवाइड करेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इसको, इसके साथ मैं एक वेक्टर एसोसिएट कर देता हूँ डेल्टा एल, जो के जो के इस तरीके से डिफाइंड है। फाई क्या चीज थी, पैरामीटर। आपके पैरामीटर में आने वाली चेंज आपके टेंजेंट वेक्टर के साथ एसोसिएट होगी, और आपको उस वेक्टर की लेंथ मिलती जाएगी, क्योंकि आपकी चेंज ही, आपके पैरामीटर में आने वाली चेंज असल में आपके टेंजेंट वेक्टर की डायरेक्शन को भी तब्दील करेगी। अगर आपके पैरामीटर में तब्दीली आ रही है, यहां से देखें कि अगर आप इस पॉइंट से यहां तक जाते हैं, टेंजेंट वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है। वो आपने कैलकुलेट कर ली इसके जरिए कि फाई में कितनी तब्दीली आई है। अब मतलब फाई क्या है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के ऊपर फाई क्या है वो आपने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन जब आप इन्हें इस पॉइंट से यहाँ तक आए हैं तो आपने, आपके फाई के अंदर कुछ चेंज भी आई होगी। मतलब यहाँ पर फाई की एक नई वैल्यू तो मौजूद है ही है, लेकिन यहाँ पर आपके पास कोई डेल्टा फाई भी तो है, जितना चेंज आई है फाई में। तो आपको वो फाई कैलकुलेट कर डेल्टा फाई नहीं चाहिए होगा ना इस वेक्टर की लेंथ बताने के लिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ है। ठीक है, क्लियर है? सो आपने इस तरीके से फिर अपना वो वेक्टर, अपना लेंथ एलिमेंट डिफाइन कर लिया है।
अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाए ना तो ये बिल्कुल यही चीज है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। यस सर। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। आप ये जरा ना इसकी एनालॉजी सोचें। आर असल में टेंजेंट वेक्टर है, रेडियल वेक्टर है इसका। उसको आप कहते हैं रेडियस वेक्टर है, लेकिन असल में तो वो रेडियल एलिमेंट होता है। आप इसको रेडियस की टर्म्स में फिलहाल ना देखें, वो रेडियल एलिमेंट है इसका। ये वही वाला रेडियल एलिमेंट है जो आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। इस वापस इधर आए इस डायग्राम में। यहाँ पर इस वेक्टर का रेडियल एलिमेंट क्या होगा? इस वेक्टर का रेडियल एलिमेंट इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है। सर फिर तो इक्वल तो ना हुए। आ, हाँ, वो इसको एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं कह सकते, लेकिन एनालॉजी तो वही है ना आपके पास इस इक्वेशन में और उस इक्वेशन में। मैं सिर्फ एक एनालॉजी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जैक्टली इक्वल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एग्जैक्टली इक्वल है। मतलब अगर आप वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी इस तरीके से डिफाइन करना चाहें ना, सो लेट्स सपोज कि आप ये चीज आपके पास है और यहाँ पर आपके पास कुछ थीटा के अंदर तब्दीली आ रही है। आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर गए हैं आप। ठीक है, अब आपको जारी बात है कि अब आपकी डायरेक्शन तब्दील हुई है और आपको इस कर्व की लेंथ कैलकुलेट करनी है, जिसको आपने एस का नाम दिया था। ये जो एस होगा इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कोई टेंजेंट वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर कोई फाई की वैल्यू है से फाई नॉट है और यहाँ पर कोई फाई की वैल्यू फाई वन है। सो आपको कोई टेंजेंट वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा फॉर वैल्यू, जिसको आप किसी फाई वन पे वैल्यूएट कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जितनी के इसके अंदर तब्दीली आ रही है डेल्टा फाई। सो वो चीज आपको डेल्टा एस प्रोवाइड कर देगी कि इसकी इस कर्व की यहाँ पर लेंथ कितनी बनी है। तो वो असल में वो जो आपका टेंजेंट वेक्टर यहाँ पर होता है वो आर आर के बराबर होता है। ठीक है सर। सर इसमें एस आर की लेंथ है और दूसरी इक्वेशन में डेल्टा एल है। हाँ वो और जो टेंजेंट वेक्टर लेंथ है। दोबारा बताइए। तो इस एस इक्वल्स टू आर थीटा में एस आर की लेंथ है हाँ एस और आर की लेंथ है। ये डेल्टा एल जो है वो तो टेंजेंट वेक्टर की लेंथ है ना। नहीं, डेल्टा एल आर्क की ही लेंथ है। डेल्टा एल आर की लेंथ है। हाँ आर की ही लेंथ है ना, ये जो पूरी आपके पास आर्क आ रही कर्व आ रही है इसकी लेंथ है। टेंजेंट वेक्टर यहाँ पर सिर्फ उसकी डायरेक्शन आपको बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन तब्दील कैसे हो रही है। ठीक है, और कितनी चेंज आ रही है उसमें वो आपको इसका पैरामीटर बता रहा है डेल्टा फाई। कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा पूछ लें इसमें। अगर इन्फिनेटेसिमल चेंज आ रही हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास बड़ा ना अगर छोटा, अब हमारे पास बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है कि अगर आपने पूरी कर्व की लेंथ कैलकुलेट करनी हो, तो आप कैसे लेंगे लेंथ ऑफ द होल कर्व? तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम। आप देखें इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स हैं, तो आपको हर पॉइंट के ऊपर डेल्टा डीएल चाहिए होगा। तो आप क्या करेंगे, पूरी कर्व पे इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 2 पाई। 0 से π/2 तक, क्योंकि फाई की लिमिट, फाई की रेंज π/2 तक है। यहाँ पर 0 से लेकर उसके बाद तो फाई खुद को रिपीट करना शुरू कर देता है। जी सर π/2 ही आएगा। उसके बाद तो फाई आपको, आप फाई अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है। जी सर। अच्छा, अब मैं यहाँ पर करता क्या हूँ, मैं ये करूंगा कि
मैं यहाँ पर डेल्टा एल स्क्वायर पहले कंप्यूट करता हूँ ताकि मैं नेगेटिव साइन वगैरह से मेरी जान छूट जाए। सो ये चीज बनेगी डेल्टा एल डॉट डेल्टा एल, इसको मैं लिख सकता हूँ टी डॉट टी डी फाई स्क्वायर, या मैं इसको डेल्टा फाई स्क्वायर लिख देता हूँ फिलहाल, सॉरी। ओके, सो जो टी डॉट टी है, अब पहले हमें ये देखना है कि ये टी डॉट टी कैसे निकालेंगे। ये आपके पास बन जाएगा जी इंटू टी कॉमा टी, इसको वैल्यूएट करें जी अल्फा बीटा टी अल्फा टी बीटा, ठीक है, क्लियर है। यस सर। अच्छा, इन कार्टेशियन सिस्टम जी अल्फा बीटा किसके बराबर है, I2/2 के। यस सर। तो अब आपने टी यहाँ पर कैलकुलेट किया होगा है, -r sin phi r cos phi। अब इसका इसी के साथ डॉट ले लें, एक कॉलम वेक्टर और एक वो बना लें, रो वेक्टर, उनको मल्टीप्लाई करें और उसको इसके कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास टी डॉट टी आ जाएगा x² + y²। और ये आपके पास r² के बराबर है चीज, ठीक है, ये हो जाएगा। सर ये क्या कैलकुलेट किया है? टी डॉट टी कैलकुलेट किया, दोबारा देखें, मैं यहाँ पर इस G11 T1 प्लस G22 T2 T2। G11 आपके पास 1 के बराबर है, T1 क्या आ रहा है, -r sin phi, और ये क्या आ रहा है, -r sin phi +1 r cos phi r cos phi। ये क्या बन गया, r² sin² phi +r² cos²phi। सो टी डॉट टी किसके बराबर आ गया, हाँ। r² के, क्लियर। यस सर। सो अब आपके पास क्या बनेगा काम, डेल्टा एल को आपने डिफाइन किया था टी डॉट टी डेल्टा फाई स्क्वायर के तौर पर, तो ये आपके पास आ गया r²। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू इन्फिनिटेसिमल चेंज के लिए r, और इसको डी फाई लिखा जा सकता है। यस सर। अब ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं। 0 to π/2, क्योंकि डी फाई की रेंज ही यहाँ तक है, r कांस्टेंट के तौर पर बाहर आ गया, फाई की लिमिट अप्लाई कर दें, πr/2, क्लियर। यस सर। ये वही चीज नहीं बन गई जो हमने शुरू में प्रेडिक्ट की थी, सर वही है। कोई मुश्किल यहाँ तक। नो सर। अब अच्छा, दोबारा से इस सारी कहानी को देख लें कि आपको, अब क्योंकि इसमें कोई मसला तो नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें काफी सारे हमने आइडियाज को इस्तेमाल किया जो हमने लास्ट 2 से 3 वीक्स में पढ़े हैं, इसलिए दोबारा से देख लें कि हमने यहाँ से शुरू किया है। आपने, मैं रिपीट कर देता हूँ सारा कुछ, आपने इस कर्व की लेंथ कैलकुलेट करनी है, डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, और हर पॉइंट पर इसकी कोई वैल्यू चेंज हो रही होगी, तो हमें इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक पैरामीटर चाहिए, उस पैरामीटर को हमने फाई का नाम दे दिया। और अब कर्व होती क्या है, जो आपको किसी रियल लाइन से उठा के किसी स्पेस में लेके जाती है, वो रियल लाइन बेसिकली आपका फाई था, फाई की कुछ वैल्यूज आप दे रहे थे तो आपको किसी स्पेस के अंदर कुछ पैरामीटर्स दे देती थी, उसके लिए हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस मौजूद हैं, r cos phi r sin phi। फाई की रेंज हमें 0 to π/2 उसकी आप पता है, और इसमें दोनों पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। अब
इशू ये है कि इस कर्व पे हर पॉइंट की डायरेक्शन तब्दील हो रही है, हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन तब्दील हो रही है। इस सूरत में हमारे लिए लाजमी है कि हम टेंजेंट वेक्टर्स कैलकुलेट करें। वो टेंजेंट वेक्टर्स हमने देखा था लेक्चर्स में कि कैसे डिफाइन करते हैं, डी एक्स अल्फा ओवर डी लैम्डा। यहाँ पर अल्फा हमारे पास एक्स और वाई है और पैरामीटर हमारा फाई है, वो हमने टेंजेंट वेक्टर्स निकाल लिए। अगर हमने उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी तो उसकी लेंथ हमने इस तरीके से डिफाइन कर ली है। और अगर पूरी कर्व की लेंथ लेनी है तो देन हमें पूरी कर्व के ऊपर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब हर पॉइंट के ऊपर हम डेल्टा एल कैलकुलेट करेंगे और देन उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सो ये चीज़ आपके पास बन गई। मैं असल में अपनी सहूलत के लिए कि मेरे पास कोई नेगेटिव साइन ना आ जाए, मैं इसलिए यहाँ पर स्क्वायर यूज कर रहा हूँ। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का झंझट खत्म हो जाएगा और हमारे पास हमेशा पॉजिटिव लेंथ ही आएगी। बहरहाल मैंने डेल्टा एल स्क्वायर पॉजिटिव निकालने के लिए ये सारा काम किया। मुझे टी डॉट टी चाहिए थे, वो मैंने इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। और कार्टेशियन सिस्टम में मेरा मैट्रिक जो होता है वो आइडेंटिटी होता है। और मैट्रिक वैल्यूएट किया, टेंजेंट वेक्टर्स की वैल्यूज इंसर्ट कर दी, टी डॉट टी आर स्क्वायर के बराबर आ गया। उन्हें अपनी लेंथ के अंदर इंसर्ट किया, चेंज इन लेंथ में डेल्टा एल निकाल लिया, डेल्टा एल को पूरी कर्व पे इंटीग्रेट कर दिया, मेरे पास आ गया पाई आर बाई 2। ठीक है, यस सर। कोई कंफ्यूजन इसमें हो रही है तो पूछ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने इसी आइडिया को इस्तेमाल करके अभी क्विज भी करना है। मैं इसीलिए इसी आइडिया पे एक छोटी सी इसी इस काम को अब आपको पोलर में भी करवाऊँ के दिखाऊंगा, क्योंकि आपने देन इसको सिलेंड्रिकल में खुद करना है। तो आपको ये पता होगा हमने इसको पोलर में जिस तरीके से किया हमने कार्टेशियन में भी वैसे ही करना है। मैं इसलिए आपको इसको पोलर में करके दिखाता हूँ अब, और आप फिर उसी तरीके से इसको कार्टेशियन में कर सकें। सिलेंड्रिकल सर। हाँ सिलेंड्रिकल में। वैसे आप उल्टा काम भी कर सकते हैं, मैं आपको ये भी कह सकता था कि अब आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपना रेफरेंस बनाएं और वहां से आप जाएं कार्टेशियन में, रिवर्स करें। तो देन आपको फिर डेफिनेटली रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस करनी होंगी, वो जो जैकोबियन आपका रिवर्स हो जाएगा। मतलब उस बात का ये होगा कि मैं यहाँ पर एक्स ओवर आर लिख रहा हूँ तो मैं फिर आर ओवर एक्स लिखूंगा, थीटा ओवर एक्स लिखूंगा, थीटा ओवर आर ओवर वाई लिखूंगा और थीटा ओवर वाई लिखूंगा, क्योंकि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस रिवर्स हो गई हैं। इट डजेंट मैटर कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये स्टार्ट कर रहे हैं, आप किसी भी एक से दूसरे में जा सकते हैं और अल्टीमेट रिजल्ट आपके पास सेम ही आना है। ठीक है, ये बात आई समझ में जो मैंने कही है? यस सर। इसको भी आप एज अ प्रैक्टिस करके देखें। मैं इस सवाल होमवर्क में तो नहीं मैंने ऐड किया क्योंकि बड़ा एक ट्रिवियल क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करके देखें। पेपरों में इसी तरह के सवाल ही आएंगे ज्यादा, क्योंकि पेपर हमने बहुत नहीं बनाना, तो फिर इसी तरह के सवाल ही दूंगा मैं ज्यादातर। इसलिए आप इस तरह की चीजें खुद प्रैक्टिस करके देखा करें। ओके, सो लेट्स डू एक बहुत छोटी सी इसको करते हैं। नाउ डू द सेम इन पोलर सिस्टम। अच्छा, पोलर सिस्टम में आपके पास आर मौजूद है और आपके पास थीटा मौजूद है। हम इस आर को, इस आर कोऑर्डिनेट को उसकी लेंथ कह देते हैं और इसके लिए एक पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं फाई। मैं इसको थीटा भी कह सकता था, मैंने वैसे इसको चेंज करना कर दिया है। सर फाई साई आपके पास पैरामीटर है पोलर सिस्टम में, और ये उसी तरीके से तब्दील हो रहा है जिस तरीके से आपका थीटा तब्दील हो रहा था। सो मैं इसको थीटा भी कह दूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट अ पैरामीटर टू डिफाइन द कर्व इन पोलर सिस्टम। ठीक है, ठीक है। सर मैं कैसे पता चलता है कि हम ये पैरामीटर्स कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कोई भी मतलब पैरामीटर क्या ले लें, नहीं मतलब आप कोई भी पैरामीटर ले लें। आर साइन फाइव और अच्छा, आर साइड किया जाए। हाँ, नहीं वहां पर भी पैरामी वो जो आपके हैं ना, आर, वो जो आर इक्वेशंस हैं वो आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, पैरामीटर आपका फाई है। मतलब अब ये देखें ना, हम एक कार्टेशियन सिस्टम में मौजूद हैं और हम कार्टेशियन से जा रहे हैं एक ऐसे सिस्टम में जो हर जिसकी वैल्यू हर पॉइंट के ऊपर एक डिफरेंट एंगल यील्ड करती है। ठीक है, अब आपने और कार्टी अब आप जैसे आप यहाँ पर भी देखें तो कार्टेशियन सिस्टम में आपके पास जो बेसिस वेक्टर्स हैं हर पॉइंट के ऊपर उनकी डायरेक्शन सेम रहती है, तब्दील नहीं होती।
लेकिन यहाँ पर आपके पास हर पॉइंट पर उनकी डायरेक्शन तब्दील हो रही है। तो ये किसी पैरामीटर की वजह से ऐसा हो रहा है कि वो पैरामीटर हर पॉइंट पर आपको डिफरेंट डायरेक्शंस दे रहा है। क्लियर? तो सबसे पहले आपको एक ऐसा सिस्टम डिफाइन करना है जो आपके एक्स और वाई को आर और थीटा में ट्रांसलेट कर सके। ठीक है सर। और वो जो सिस्टम है वो आपका वो किसी पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उस पैरामीटर को तब्दील करते हैं तो आपको एग्जैक्टली वही वैल्यू मिलती है जो आनी चाहिए। मतलब कि वो आपको हमेशा एक बड़ी एक यूनिक वैल्यू देता है। और अगर आप इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन करें तो वापस उसी सिस्टम में पुराने में जा भी सकते हैं। ओके सर। सो वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हमने इस तरीके से डिफाइन की हैं। अब मतलब बकायदा हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं। एमएमपी में हम लोग इसको डिराइव भी कर सकते हैं कि ये आपके पास सर्कल की, चूंकि एक सर्कुलर आर्क है तो सर्कल की जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं वो इसी फॉर्म में बनती हैं। सर इसमें हमारे पास एक ही जो है जो आपने आप बताएंगे उसमें है पैरामीटर। आप दोबारा बताइए। सर मैं ये कह रही हूँ कि इन इक्वेशंस में एक ही पैरामीटर है फाइव, जो आपने अब बाद में equations दी है उनमें दो है पैरामीटर आर नहीं, और साइन। इनमें भी आर तो कांस्टेंट है। जो ये नंबर है ये कांस्टेंट है। जस्ट पैरामीटर है इसमें। जो कांस्टेंट होता है वो पैरामीटर नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये ऐसा हो ना कि लेट्स सपोज कि मेरे पास एक ऐसा सिस्टम हो, लेट अज्यूम करेंगे एक बलून है। अब मैं जैसे जैसे बलून में हवा भरता जा रहा हूँ उसका रेडियस तब्दील होता जा रहा है, फिर इसका मतलब है कि आर की वैल्यू भी तब्दील हो रही है। सो देन फिर आपके पास आर पैरामीटर होगा। मतलब एक से ज्यादा पैरामीटर्स भी हो सकते हैं किसी सिस्टम के लिए। लेकिन यहाँ पर हम एक बड़ा ही एक सीधा सीधा सिंपल सिस्टम स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए हमने एक ही पैरामीटर रखा है। तो मतलब मैं अगर इसको, मैं आप लेट्स सपोज कि मैं इसको थीटा भी कहता हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं वैसे एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया मैंने। ठीक है। अब आपको फिर करना क्या है, आपको सबसे पहले, अब जाहिर बात है इसके अंदर भी तो डायरेक्शन तब्दील हो रही है ना, इसके अंदर भी डायरेक्शन तब्दील हो रही है ना हर पॉइंट पे। तो आपको क्या डिफाइन करना है? टेंजेंट वेक्टर। टेंजेंट वेक्टर आपके पास क्या होता है? और यहाँ पर ही आपके पास क्या है? आपके पास कोऑर्डिनेट्स डी आर है और डी थीटा है, और पैरामीटर क्या है आपके पास? डी साई। तो डी आर का डेरिवेटिव लें साई के लिहाज से जीरो, और डी थीटा का लें साई के लिहाज से वन आ जाएगा। ठीक है। अगला काम आपने क्या करना है, आपको लेंथ चाहिए। लेंथ एलिमेंट आप कैसे डिफाइन करते हैं? टी डेल्टा फाई। आप चूंकि यहाँ पर फाई नहीं ले रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या लेंगे? आपका पैरामीटर क्या चीज है? डेल्टा साई। तो डी एल इज इक्वल टू डी टेंजेंट वेक्टर डी साई। और हम लेंथ के लिए हमेशा स्क्वायर ले रहे होते हैं ताकि हम पॉजिटिव नेगेटिव के झंझट से निकल सकें। तो ये बन जाएगा टी डॉट टी डी साई स्क्वायर। आपने कैलकुलेट क्या करना है? टी डॉट टी। आप मुझे बताएं टी डॉट टी कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? जी अल्फा बीटा टी अल्फा टी बीटा। सो G11 T1 T1 G12 T1 T2 G21 T2 T1। हाँ जी, अब ये जो क्रॉस एलिमेंट्स हैं ये क्या हो जाएंगे? जीरो। G11 आपके पास किसके बराबर है? इसका मैट्रिक वन। T11 किसके बराबर आ रहा है? यहाँ से देख लें। किसके बराबर है? T1 किसके बराबर है? जीरो।
और G22 किसके बराबर होता है? आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर और ये किसके बराबर है? T2 वन 1। वन तो यहाँ पर आपके पास T डॉट T किसके बराबर आ गया? आर स्क्वायर R स्क्वायर के। सो डेल्टा L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर D साई स्क्वायर। ये चीज बनेगी यस सर डेल्टा L R D साई। और R आपका किसके बराबर है? कैपिटल R के। हमने डिफाइन ऐसे किया हुआ है। सर ये वही है एस इक्वल्स टू आर थीटा हाँ जी, वही चीज बन गई। नाउ अगर आपने पूरी कर्व की लेंथ लेनी है तो L इज इक्वल टू R D साई। लिमिट्स आ जाएंगी 0 to π/2। R साई 0 to π/2। तो L किसके बराबर आ गया? πr/2 के। सर अगर हमने सारे सर्कल लेंथ फाइंड करनी है तो फिर हम यहाँ पे 0 से 2 पाई लेंगे ना लिमिट हाँ, फिर 0 से 2π लेंगे आप। क्लियर है यहाँ तक कोई मुश्किल? तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें देख लें, अगर अभी भी कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आई होप इससे काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे मैट्रिक टेंसर को इस्तेमाल करते हैं चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए। और सही है सिलैंडरिकल में भी सेम ही आएगा जाहिर बात है लेंथ तो सेम ही रहेगी ना किसी चीज़ की, आप जिस मर्जी कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहे हैं। ओके सर और अगर सेम नहीं आ रहा तो फिर आपको मतलब कि थोड़ा देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब आपको करना ये चाहिए कि इस चीज को ना इस चीज की बहुत अच्छी प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए कि आप मुख्तलिफ तरह की आर्क्स लें। कोई सेमी सर्कल ले लें, कोई कुछ भी कंसीडर करते रहें कुछ, और देन उनके एरियाज कैलकुलेट करके देखें। सेम काम आप इवन के स्क्वायर की भी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरीके से। स्क्वायर की एक साइड की लेंथ कैलकुलेट करके देखें, वो एग्जैक्टली एल के बराबर आएगी। सो ये तो प्रैक्टिस है। अब आप इसमें जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें, तरीका सब में यही रहेगा। अगर तो उसका टेंजेंट वेक्टर कांस्टेंट है उस एक एक साइड के लिए, तो फिर आपको टेंजेंट वेक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं है। और अगर वो टेंजेंट वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन तब्दील हो रही है, सो देन आपने टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है और उसके बाद इसी तरीके से सारा काम करना है। तो मैं अब रिकॉर्डिंग करने लगा हूँ स्टॉप, और देन फिर